हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट इस बार 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के इस बार 1 मार्च के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा जो पेपर है आप लोगों को मैं सोल्यूशन के साथ में बताऊंगा, यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 हो या लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 है, सभी प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, क्योंकि अब आपका पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और बच्चों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि पेपर किस तरह से आएगा बोर्ड एग्जाम में, हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना रहेगा और कैसे कॉपी को लिखना रहेगा। तो इस वीडियो में मैं सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं और उनका भी टारगेट है 95% मार्क्स अचीव करना इस बार के बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि इस समय जो हमारा सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर न्यू पैटर्न वाले, जो बोर्ड परीक्षा में सीधे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं मॉडल पेपर के थ्रू बता रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं PDF वगैरह देता रहता हूं फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं पेपर कोड, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर कोड। 260 AN पेपर कोड है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक शास्त्र का। यहाँ पर आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, पेपर में अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है नागरिक शास्त्र का। समय आपको दिया जाएगा, सभी को पता है, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट किसके लिए होता है, निर्देश आप लोग जरूर पढ़िएगा। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में 5वां पॉइंट में देखिए कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देना रहेगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो निर्देश आप लोग पेपर में जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। उसके बाद में देखिए बहुविकल्पीय में नोट में दिया है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प जो है चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सेम टू सेम स्टूडेंट याद रखिए, सेम टू सेम आपके पेपर में ऐसे ही पेपर आएगा। ये जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में भी दिए जाएंगे 1 मार्च को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो उनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूछा गया है कि यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था। अब 1972 में कब हुआ था, जो 2 जुलाई, याद रखिए 2 जुलाई 1972 पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय की प्रधानमंत्री भारत की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी जी थी। पाकिस्तान का कौन था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सेम टू सेम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में होंगे, ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, यानी इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो इनमें से डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, पेपर में आता है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सी पत्ती हो जाएगी भैया, जैतून हो जाएगी। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज देखते होंगे स्टूडेंट, उनको सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से जो हमारे आइल्स के विद्यार्थी हैं
आर्ट वाले विद्यार्थी की मैं हर रूप यानी हर पूर्ण रूप से मैं तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लेकर आएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे और आपका जो टारगेट होगा उसको मैं अचीव कराने में मदद करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, 5वां नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कौन सा है। तो इनमें से जो 5वें का डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम एशिया में हो जाएगा, लेकिन इसका मैंने गूगल पर राइट आंसर सर्च किया तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या दिखा रहा था, वेनेजुएला। क्या दिखा रहा था, वेनेजुएला दिखा रहा था, लेकिन बुक के हिसाब से माने तो इसका राइट आंसर डी ही होगा, यानी पश्चिम एशिया में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर बहुविकल्पीय का। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व कराया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। तो वो भैया थे पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, इनमें से 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष बात किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसको हम एस.सी. दुबे के नाम से नहीं, एस.सी. दुबे के नाम से नहीं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि शामिल नहीं था, ये बात हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो 8वें का बी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था भैया, उदारीकरण। ठीक है, उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने अपना परमाणु, यहाँ पे देखिए पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण बात करें स्टूडेंट तो मई 1974 में हुआ था, यानी 18 मई, याद रखिए 18 मई 1974 को कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में हुआ था और इस परीक्षण को जमीन के अंदर किया गया था और इसका यानी एक प्रकार से जो ये परीक्षण का नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा आपका लंबा भी हो सकता है, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नाम से दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, और भारत 6वां ऐसा देश बना जो कि भैया परमाणु परीक्षण कर सका। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेसी नेताओं ने एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था, इस समूह की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, कांग्रेसी नेताओं की यहाँ पर बात हो रही है, तो 10 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, के कामराज हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, यानी 10 नंबर का सी ऑप्शन, जिनका पूरा नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुमार स्वामी कामराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमार स्वामी कामराज इनका पूरा नाम है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, मैंने आप सभी को बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके पेपर में टोटल ये भी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, यानी बहुविकल्पीय की तरह ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और आप लोगों ने निर्देश में पढ़ा ही होगा कि 10 शब्दों में हमें यानी 10 एक वाक्य में इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते तो टिक जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आएगा तो बाद में आप लोग मुझको ब्लेम मत कीजिएगा, जब आप तैयार नहीं करोगे तो ब्लेम करोगे कि भाई सर आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप पेपर लेकर आओगे तो मैं पूरे का सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं इतना गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट की, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं 4-5 सालों से तैयारी करा रहा हूँ, तो इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर में आते हैं। ठीक है, और आप लोग तैयार कर रहोगे तो आपके भी पेपर में आएंगे। जितने सारे मॉडल पेपर हैं उन सभी का पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी, यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में कौन सा एक फैसला बताइए। तो उत्तर देखिए, रुपयों का अवमूल्यन करना इंदिरा गांधी सरकार की शुरुआती फैसलों में एक था। माना गया था कि रुपयों का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 75 रुपये हो गई थी। ठीक है, 2011 की डेटा शायद है, लेकिन अभी देखा जाए स्टूडेंट तो $1 की कीमत 84 रुपीज़ है, यानी 84 रुपीज़ है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए
यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो देशों का नाम बताइए। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर भारत की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तर देखिए चीन तथा म्यांमार, ये पूर्वोत्तर भारत की सीमा पर लगे हुए दो देशों का नाम है। अब यहाँ पर 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर स्टूडेंट, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि BAMCF यानी बॉम्ब सेफ का पूरा नाम बताइए, यानी फुल फॉर्म बताइए। तो उत्तर देखिए, बॉम्ब सेफ का पूर्ण विस्तार है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, यहाँ पर देखिए एम्प्लाइज, क्या है, एम्प्लाइज फेडरेशन। इसका गठन 1978 में हुआ था। इस गठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था आप लोगों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी क्या कि यहाँ पर देखिए कि राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की थी बॉम्ब सेफ, जिसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह थे। इस गठन का यहाँ पर देखिए, इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ठीक है, तो शाह जांच आयोग का गठन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को भी स्टूडेंट आप लोग रोक रहे सारी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, और ये ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, जो कि इतने में ही इसी तरीके से पेपर में लिखना रहेगा। वहाँ पर आपको आंसर खुद आपको कॉपी में लिखना है, वहाँ पर आंसर नहीं दिया होगा पेपर में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। 2 कारण के भैया 2 नंबर दे दिया जाएगा। उत्तर देखिए, सबसे पहला कारण, कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था। दूसरा है 1967 में इंदिरा शक्तिशाली नेता बनकर उभर रही थी, यानी शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर रही थी। भैया इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा दिया भैया। ठीक है, आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे बांग्लादेश का उदय हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किन 2 देशों ने ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1966 में ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है भैया, दूसरे देश में ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, लेकिन उसी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी हो गया, दिल का दौरा पड़ने के तत्पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पर 1967 में यानी 1966 में ताश्कंद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 2 देशों के बीच, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शायद थे कौन, जनरल अयूब खान थे, और भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों का नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है बंगाल तथा दूसरा है पंजाब, जो कि स्वतंत्रता के समय विभाजित के 2 प्रांतों का नाम है। यानी देखा जाए स्टूडेंट, तो पाकिस्तान विभाजित हुआ तो पंजाब का सबसे ज़्यादा हानि हुई, और बांग्लादेश विभाजित हुआ तो पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो दोनों देशों के नाम दिए हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अंटार्कटिका प्रदेश में संप्रभुता को दावा करने वाले 2 देशों का नाम उल्लेख कीजिए। सबसे पहला है ब्रिटेन तथा दूसरा है अर्जेंटीना। ये अंटार्कटिका प्रदेश में संप्रभुता को दावा करने वाले 2 देशों का नाम है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 नंबर यहाँ पर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि अपरोध तथा रक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना, यानी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अपरोध का अलग अर्थ है, रक्षा का अलग अर्थ है। तो उत्तर देखिए, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध की सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो अपरोध और रक्षा किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, देख सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो परिभाषा भी आप इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ये परिभाषा भी आपका हो जाता है। ठीक है,
लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उत्तर देखिए बस आप लोग, ठीक है। उत्तर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य बताइए, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 10 मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में हमें इसका आंसर लिखना होता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, याद रखिए नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर दे देते हैं एक एक क्वेश्चन का, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, 1970 के दशक का एक दूरगामी परिवर्तन था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। ओबीसी, यहाँ पर देखिए ओबीसी, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ओबीसी शब्द से विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य देखिए पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेज का संकेत किया, यहाँ पर देखिए संकेत किया जाता है। ये कोटि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से भिन्न, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति से भिन्न, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। जनता पार्टी के कई घटक दलों जैसे भारतीय क्रांति दल तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़ा वर्ग में भारी जनाधार था। तो ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि 21 नंबर की अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो 50 शब्दों के लिए इतना क्वेश्चन का आंसर इनफ है स्टूडेंट। देखा जाए तो इसका आंसर बहुत बड़े में दिया हुआ था, लेकिन हमें उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कितने, यानी पेपर में हर एक क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, और आपको पूरा मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। पूरी तरह से मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपकी तैयारी ना रुके, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चाहे जो भी हो, तबीयत खराब हो या कुछ भी बीमारी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वीडियोज बनाना कंपलसरी है, समझ लीजिए। बस आपके लिए मेहनत है और आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टाइम कम बचा है और अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि पास तो सभी होंगे, लेकिन 95% जो लेकर आएगा वही बच्चा अच्छे में, यानी अपने आप में एक प्रकार से वो मेहनती बच्चा था और वो कॉन्फिडेंट बच्चा था, क्योंकि अच्छे से वो तैयारी किया था, ठीक है। तैयारी करोगे तो हर एक चीज पॉसिबल है। तो इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। अब वो निम्नलिखित कारण कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है इन समय, यहाँ पर देखिए, इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। दूसरा है इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किए और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया, ठीक है, ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट, ये तीसरे पॉइंट देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ। 1971 का भैया, जैसा कि मैंने बताया कि आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। चौथा नंबर है, उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का भी प्रस्ताव रखा। कौन प्रस्ताव रखा भैया? इंदिरा गांधी जी ने। 5वां नंबर पॉइंट देखिए कि कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया है कि 1970 में जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की, और इनका सरकार किन कारणों से, यानी इनका कांग्रेस कौन है? कांग्रेस सरकार, तो किन कारणों से लोकप्रिय हो गया, यानी 5 पॉइंटों के थ्रू बताया है। और 5 नंबर पाने के लिए इतना क्वेश्चन का आंसर इनफ है स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसा ही पेपर में आप लोगों को लिखना है, यानी पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3, यानी पॉइंट के थ्रू हमने लिखा है। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा,
कि क्लास 12 नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज। आपको वीडियो मेरा ही दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पूरी कॉपी लिखकर बताई है कि कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका क्या है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कितने शब्दों में कैसे लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बताई हुई, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है यह क्या है, देखिए स्टूडेंट क्या है, ये जो है भैया देखिए ये नीति, हाँ ये देखिए ये नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति है। दूसरा है ये एक स्वतंत्र नीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। तीसरा है ये सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। और चौथा पॉइंट है कि ये नव स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पांचवा पॉइंट कि यह नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग तथा आर्थिक विकास पर बल देती है। तो टोटल जो ये इसमें भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं और पूछा गया कि भारत में गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी मुख्य खूबियां क्या है, तो उसको मैंने बता दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताना। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए दिया हुआ है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है, ये निम्नांकित तथ्यों से सरलता से जा सकता है, यानी सरलता से समझा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि विश्व भर में कृषि योग्य भूमि में कहीं वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए कहीं क्या वृद्धि नहीं, वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण की असंतुलनता के कारण एक मृदा प्रदूषण के कारण पृथ्वी के एक बड़े भाग की उर्वरता समाप्त होने को है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016, यहाँ पर देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। विकासशील यहाँ पर देखिए विकासशील देशों की 166.3, ठीक है, 166.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल की उपलब्ध, यानी स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जलवायु तथा पर्यावरण को संतुलित रखने में प्राकृतिक वन सहायक सिद्धि होते हैं। क्या है, वन सहायक सिद्ध होते हैं तथा इसी कारण जल चक्र का संतुलन भी बना रहता है। इसी वन संपदा देखिए वसुंधरा की जैव विविधता का भंडार भी परिपूर्ण रहता है। तो ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए स्टूडेंट की वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताया गया है। अब स्क्रीन पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है कि आतंकवाद से अभिप्राय राजनीतिक यहाँ पे देखिए उठापटक, खून खराबा तथा असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने से है। इस प्रकार की गतिविधियां पूर्ण संज्ञान, यहाँ पर देखिए गतिविधियां क्या है स्टूडेंट, गतिविधियां पूर्ण संज्ञान और बिना किसी विशेष कारण अथवा विशेष समूह की केवल मात्र आतंक द्वारा देश को भयभीत करने हेतु की जाती है। आतंकवाद एक ऐसा घाव है जो फैलकर पूरी मानवीय जैविक प्रक्रिया को विषैला कर रहा है। इस प्रकार के अनेक घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती है। विमान अपहरण, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बम विस्फोट, रेलगाड़ियों की पटरियों का क्षतिग्रस्त करना, सुरंगों में बम लगाना इत्यादि अनेक असामाजिक अमानवीय कृत्य है जो आतंकवाद के साये में चल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आतंकवाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 मार्च को पूछा भी जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसके भैया प्रमुख कारणों को बता दिया गया है, तैयार कर लीजिएगा, शायद 1 मार्च के पेपर में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो तैयार करे रहोगे तो आएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई, यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए उसका उत्तर है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार की
यानी जो वैश्विक क्या है व्यापार, यहाँ पे देखिए वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ये संगठन जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164 देश है स्टूडेंट, ठीक है। 29 जुलाई 2016 को ये इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियाँ संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में क्या कामयाब हो गई है, कामयाब हो गई है। तो इसका क्या है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके संगठन में काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, दिया हुआ है कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के रूप में काम करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसमें 164 देश शामिल हैं, ठीक है। WTO इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, इतना आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। तो टोटल जो 6 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का मैंने बता दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 2, ठीक है। यानी ये टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 2 जो कि उसी का एक प्रकार से बड़ा भाई है। बड़ा भाई कहने का अर्थ है कि इसमें 4 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तो 6 चौके 24 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। फर्क इतना है कि उसमें क्या होता था 50 शब्दों में लिखना होता था आंसर, हमें यहाँ पर 100 से लेकर 125 शब्दों में आंसर लिखना होगा। आप लोगों ने निर्देश में देखा होगा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं अच्छे से, थोड़ा बड़ा प्रश्न लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। उत्तर देखिए, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरी, यहाँ पे देखिए बेहतरी में दक्षेस सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़े में क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि इसका आंसर भी इसी तरीके से देना होगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, यानी भूगोल इसमें देखा जाए स्टूडेंट किसमें, यानी ये जियोग्राफी में और उसमें गृह विज्ञान में 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग क्या है 6 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। देखिए उत्तर देखिए दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी सहयोग की दिशा में 1985 में सार्क यानी दक्षेस की स्थापना की गई। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई देश दक्षेस के द्वारा यहाँ की जनता का जीवन स्तर अच्छा करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देश आपसी सहयोग दिखाते हैं। देश के सदस्यों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साफ्टा पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क कम करना है। इन सभी देशों को प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को अधिक बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग की क्या है, यानी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कॉपी में। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन को भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए भैया, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और जो भारत पर पड़ा प्रभाव है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो कि 15 देश था, यानी कितने देश थे 15 गणराज्य थे, जो कि टूटकर अलग अलग देश बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखिए कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नवत हैं। इसमें पॉइंट के थ्रू समझाया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है द्विध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूपांतरित हो गई है। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया है, ठीक है। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी है। तीसरा है अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया है। और चौथा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान,
ईरान, इराक आदि में अभी यहाँ पर देखिए आदि में अमेरिका का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया है। पांचवा पॉइंट है विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया है। 6 पॉइंट है भारत जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से मदद लेने के लिए अमेरिकी नीतियों को समर्थन करने लगे हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट है यहाँ पर देखिए उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था विकासशील देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरकर सामने आई है। तो ये 7 पॉइंट है स्टूडेंट जो कि बता रहे भैया कि सोवियत संघ के विघटन के भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है और हमारा अमेरिका से कितना ज़्यादा एक प्रकार से यानी निर्भरता रह गया है अमेरिका के ऊपर। ठीक है। तो टोटल ये 8 नंबर का 28 नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर भी देख सकते हैं बड़े में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन इसमें क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे रहा हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल पेपर के थ्रू बताए जा रहे हैं। ठीक है। पेपर भी ऐसे ही आएगा इसीलिए मैं पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मैं सॉल्व कराकर दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए और कोई भी सब्जेक्ट का आपका छूटे ना जिसमें आप कमजोर हो। ठीक है। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। दिया हुआ है यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ का अपना झंडा अपना राष्ट्रगान तथा स्थापना दिवस है। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा जिसे यूरो कहते हैं। जनवरी 2002 में 12 सदस्य देशों द्वारा यूरो को अपनाए जाने के साथ ये प्रचलन में आई। यूरोपीय संघ में लगातार नए सदस्य जुड़ते रहते हैं जिससे यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि जिससे ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ कितना प्रभावशाली है। 2016 में यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक था जो अमेरिका की लगभग विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों ब्रिटेन व फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था सबसे फर्स्ट में। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी है। सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस पेपर का उसमें मैंने उसका आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इसका भी आंसर यहाँ पर दे दिया है मैंने। ठीक है। थोड़ा बड़े में क्वेश्चन का आंसर है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि आंसर लिखने के लिए हमें एग्जामिनर 6 नंबर दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हमें विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है स्टूडेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। ये बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और ग्रामीण विकास यानी सिंचाई ग्रामीण सेवाएं पर्यावरण सुरक्षा प्रदूषण में कमी नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना आधारभूत ढांचा सड़क शहरी विकास बिजली ठीक है तथा सुशासन कदाचार का विरोध विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। ये अपने ठीक है ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये क्या है अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ यहाँ पर देखिए इस अर्थ में ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ठीक है। तो जो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तो ये आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग एक फुल फॉर्म बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है कि जो भैया लोन देती है ना जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को लोन देती है तो इसका एक प्रकार से क्या अर्थ होता है। इसका एक प्रकार से जो कि अमेरिका का है जो कि कहते हैं ना स्टूडेंट उसको कुछ कहा जाता है जो कि वो लोन देता है जिसको हम IMF हाँ जी स्टूडेंट ये देखिए IMF ठीक है इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई इसका जो है एक प्रकार से मुख्यालय कहाँ पर ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। टोटल जो 4 क्वेश्चन था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का मैंने पूर्ण रूप से उसका आंसर आप लोगों को दे दिया। यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है। अब आ गया स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि टोटल हमें 2 प्रश्नों का उत्तर पेपर में देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर 31 नंबर क्वेश्चन है भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। इस कारण यहाँ पे देखिए इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका था ये बताना। तो 6 नंबर आपको दिया जाएगा इसके कारण बताने के लिए, विपक्षी दलों की भूमिका के लिए 2 नंबर दे दी जाएगा। अथवा दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी, उनमें किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय क्या किए गए इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए पेपर में आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए 8 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। पेपर में 2 क्वेश्चन करना, लेकिन फिलहाल आपको चारों प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया है, हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर आप लोगों को दिया है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को स्टूडेंट अपने 2 दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो आपकी क्लास में पढ़ते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं, हमारे फैमिली के आप हिस्सा नहीं हुए हैं तो हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।